बेटा वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड मेरे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। वो एक स्पेस था, मॉडिफाइड स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन बी अफेक्टेड। वहां दो चार्ज यूज किए थे, एक क्यू नॉट। एक को सोर्स चार्ज बोला था, दूसरे को रेस्ट टेस्ट चार्ज बोला था। फिर मैंने ड्यू टू क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसे फोर्स अपॉन चार्ज वर्ड यूज करते हैं हम, फोर्स अपॉन क्यू नॉट कह करके यूज करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और जिस पॉइंट पे हम मान लो Q नॉट पे निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई थी। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में होगी। ये स्केलर फॉर्म है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे तो यूनिट कैप लगा देंगे। किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फिर होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर नेगेटिव की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, इन दिस क्वाड्रेंट होगी, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही एक्चुअल वर्ड है, जबकि हम इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये फेराडे ने बोला था, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। गुड। तो यहाँ हम यूज कर रहे थे वही अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। क्यू नॉट वर्ड यूज करते हो तो क्यू नॉट लगा लेना। अगर Q1 Q2 यूज कर रहे हो तो Q2 से डिवाइड। पॉजिटिव से बाहर जा रही थी इलेक्ट्रिक लाइन, जिन्हें फील्ड लाइंस कहते हैं, नेगेटिव पे नीचे आ रही थी। यानी कि ये जो है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। गुड। उसके बाद आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म बेटा। फिर मैंने ये करा दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक ग्राफ यूज कर लिया था हम लोगों ने। दिस इज द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आ रहेगा ये यहाँ पर। अब हम लोगों ने वर्ड यूज कर रहे थे यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या था हमारे पास में। ये सब सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल था। जब एक किसी भी पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम वो सबका वेक्टर सम यूज कर लेंगे। वेक्टर सम में क्या था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू एन चार्ज होगी। अब मैंने आपको लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। वी हैव ऑलरेडी डन यार, इसको हम कर चुके हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन था, ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था। आज यहां तक मैं करा चुका था। यस बेटा। सर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बताना। यस, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब कोई चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने यहाँ पे कोई BC एक कोई लाइन ले रखी है, इसके ऊपर हमारा चार्ज एक तरह से देखा जाए तो ये वन डायमेंशनल है। जो भी चार्ज वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर सिर्फ हम लेंथ की बात करेंगे बेटा। तो जो चार्ज होगा वो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक लैम्डा वर्ड यूज किया था जिसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज कह के हमने कह दिया था, इट इज Q चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q अपॉन L बोलते हैं हम इसको। इसकी वजह से ना, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने फोर्स भी निकाली हुई है। तो ये एक वर्ड है लैम्डा। लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा वर्ड से डिनोट करते हैं। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। इसकी यूनिट भी मैंने बता रखी है, इट इज कूलम पर मीटर। हमने कूलम पर मीटर वर्ड यूज कर रखा था यहाँ पर। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल एक छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, DQ चार्ज लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और इस AB पोर्शन की वजह से जो मेरी लेंथ है वो इस पोर्शन की खाली DL लेंथ है। तो DL लेंथ होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस Q नॉट पॉइंट पर, वो मेरी DQI DEI बेटा। जब मैं DE की बात यूज करूंगा बेटा, ब्रश मत यूज करो यार, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे ये जो चार्ज है ये DQ की वैल्यू है बेटा, लैम्डा इंटू चार्ज। यहाँ आपने डिलीट इसको रब कर बेटा, तो ये DQ लैम्डा DL वर्ड यूज कर लिया, ठीक है।
लैम्डा डीएल को हमने छोटे चार्ज की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, क्योंकि चार्ज डेंसिटी अपॉन लेंथ, पर्टिकुलर जिस पॉइंट जिस लेंथ की हम लोग निकालते हैं चार्ज, उतने से लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चार्ज डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, ओके। अब इनकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हमने ये याद होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने किया हुआ है कि जो ओपी है वो रिजल्टेंट है, तो दिस ओपी, तो इस डिस्टेंस को एपी को हमने डिस्टेंस बोलते हैं, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। एक ये चार्ज है यहाँ पर और एक ये चार्ज है, तो एपी का स्क्वायर ही तो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ले आए हैं हम लोग, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर फॉर्म भी आ गई है। तो ओपी रिजल्टेंट था तो आर माइनस आर डैश वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि आर डैश ही है। ये क्यू की फॉर्म में है, ये तो फिर से वही पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम लोग चले गए, यानी कि सिर्फ अंतर आ रहा है डी क्यू की जगह पर लैम्डा डी एल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये डी ई जो है मेरा ई में के ट्रांसफर हो जाएगा, तो वी यूज इट एज ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए टोटल लाइन चार्ज। अभी तक हम निकाल रहे थे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, अब जो निकल गया हमारा लाइन चार्ज की वजह से। अब इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे बेटा हम। अब आपको जो भी इससे फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे, एल आ जाएगा। तो सिमिलरली दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां लैम्डा डीएस लिख रहे थे, लैम्डा डीएल लिख रहे थे, तो यहाँ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस हो गया टू डायमेंशनल, यानी कि जिसमें एरिया यूज कर लेंगे हम लोग। क्या यूज कर लेंगे बेटा, एरिया। तो यहाँ पे एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट होती है। तो जहां हम लैम्डा डीएल लिख रहे थे, यहाँ डी क्यू को अब सिग्मा डीएस लिख देंगे, सिग्मा डीएस लिख देंगे। तो ये वही सेम बिल्कुल डी तो वही रहेगी सेम डी क्यू की फॉर्म में, बट बस डी क्यू की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी अब हमें। वहां हमने लैम्डा डीएल वर्ड यूज किया था, यहाँ सिग्मा डीएस, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल की वजह से है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, फिर से वही चीज है, ये सब बाहर आ जाएंगी वैल्यू अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसे। तो सिग्मा इज ऑल्सो बाहर, तो यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, s वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारे पास में सरफेस इंटीग्रेशन, और अब ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि 3D में आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम रो वर्ड यूज करेंगे, तो डी क्यू को वहां से लैम्डा डीएल लिखा, सिग्मा डीएस लिखा, यहाँ रो डीवी यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, रो डीवी। रो का मतलब डेंसिटी एंड डीवी का मतलब वॉल्यूम। फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, ये सब में कॉमन रहेगा, बस चेंज होगा डी क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे रो डीवी लिख देंगे बस। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से। अगर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे आपने फोर्सेस निकाली थी स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, सुपरपोजिशन थ्योरम निकाली थी, सरफेस वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से फोर्स निकाली थी, बिल्कुल ये चारों पांचों टॉपिक एकदम सेम है। बस वहां दो चार्ज Q1 Q2 ले रहे थे, यहाँ पे Q नॉट लेंगे, डिवाइडेड बाई Q नॉट कर देंगे, तो एक ही चार्ज आएगा सेज Q। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, अभी मैंने बताया कि यार दो चार्ज है वो रिपेल करते हैं अगर लाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो हमें खाली फील होता है, दिखाई नहीं देती वो किस लाइन, उन लाइनों को जिनकी वजह से ये फोर्स एक्सर्ट होती है। इसीलिए फैराडे ने इनका नाम लिखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये लाइनें होती हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक लाइन, ये इमेजनरी लाइन है, एक्चुअल में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इमेजनरी हम लोग मान के चलते हैं। तो इन लाइनों की कंडीशन बताई है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे वो होंगी, डिमिनिश्ड होंगी। तो यानी कि एक तरह से पॉजिटिव से लाइनें निकल रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं, पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। तो ये क्लोज कर्व्स नहीं बनाती, इसलिए इन्हें बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। अगर दो पॉजिटिव के बीच में या दो नेगेटिव के बीच में अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं बीच में जीरो आ रही होगी बेटा।
अगर ये लाइनें पॉजिटिव है दोनों चार्ज इसलिए बाहर को निकल रही हैं, अगर दोनों नेगेटिव होते तो ये लाइनें अंदर को एरो आ रहे होते नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये लाइनें जो ये हम जो देख रहे हैं ये अंदर को आ रहे होते किसके लिए, अगर चार्ज हमारा नेगेटिव होते दोनों। अब यहाँ पे फिर से एक कंडीशन बताई गई है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। ये चार्ज पॉजिटिव है, ऑब्वियस लाइन बाहर को जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये चार्ज हमारा नेगेटिव है तो इसमें लाइनें अंदर को आ रही हैं। अब ध्यान रहे ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रही हैं। एक तो इधर से ऐसे ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव और नीचे से भी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, दो लाइनों की दो चीजों को ये यहाँ शो कर रहा है। लाइक चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जो अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। These lines may be a straight, may be a curve. कर्व है तो ऑब्वियसली बात है 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। मैंने आपको कहा था जब ये लाइनें का जो टेंजेंट होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। मैंने ये भी बताया था दो लाइनें कभी क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करती हैं उस पर दो टेंजेंट बनते हैं, तो दो डायरेक्शनें बनेंगी। दो डायरेक्शनें होंगी तो बेटा दो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कह के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो नेवर बी क्रॉस टू ईच अदर। एक और है दे एक्सर्ट द लेटरल प्रेशर। अब देखो ये लाइनें इधर से आ रही हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं से पॉजिटिव की तरफ से आ रही होंगी ये लाइनें। दो कंडीशनें बता रहे हैं। ये एक हमने कोई छोटा स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे देख रहे हो एक पी पॉइंट पर स्क्वायर ले लिया, एक ले लिया हमने क्यू पर। बेटा देखो पी में से ज्यादा लाइनें पास हो रही हैं उतने ही एरिया में से, और क्यू पे उतने ही एरिया में से सिर्फ दो लाइनें पास हो रही हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पी पे ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, और क्यू पे स्ट्रॉन्ग लाइट फील्ड होगी, कम फील्ड होगी। एक और चीज यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यही कारण है ये पॉजिटिव से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो पी से क्यू पे मूव कर जाएगा। मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये एक तरह का पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होती है। यानी कि अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं और वो चार्ज फ्री टू डू मूव है, यानी कि फ्रीली मूव हो सकता है, तो जो वो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा तो धक्का मारेगा, इसको फोर्स लगाएगा तो ये मूव करना शुरू करेगा, तो जो इसका पाथ होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये क्यू नॉट फ्री टू डू मूव है, यानी कि मूव करने के लिए फ्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। एक और चीज मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी मेटालिक कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। ये देखो ये जो रीजन है ये कंडक्टर का रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं हो रही। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूएशन हो गया है लाइनों का, बीच में देख रहे होंगे आप। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, तो जब हमने ये चार्ज क्यू रखा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई बेटा, जब ये चार्ज क्यू रखा तो चार्ज ने इंड्यूस कर लिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और बाहर की तरफ कैसा चार्ज कर लिया, पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर। तो जो ये इस पॉजिटिव से लाइनें निकली नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। अब फिर अब जो ये पॉजिटिव है उससे बाहर वाले पॉजिटिव से लाइनें फिर बाहर को निकल जाएंगी। या ये कह लो कि अगर इधर से लाइनें आती, ये पॉजिटिव है तो इधर से लाइनें आती, और इधर से भी लाइनें जा रही थी इस पॉजिटिव वाली, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। आजकल रामायण आ रही है टीवी पर, वो तुम देख ही रहे होंगे, उधर से रामचंद्र जी ने तीर चलाए, इधर से रामन ने चलाए, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो गई तो दोनों के कैंसिल कर दिया, तो इसलिए बीच में कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। इसका कारण भी है, अगर ये क्यू चार्ज है, आपने एक इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला शायद नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो इंड्यूस चार्ज होता है वो क्यू डैश मान लो इंड्यूस चार्ज है, क्यू की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे माइनस क्यू लग जाएगा, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं कंडक्टर होगा तो ऑब्वियस है के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए क्यू डैश किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्यू डैश क्यू के बराबर आ जाएगा। तो याद रहे कि स्ट्रेंथ दोनों की बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में
जो ये Q की वजह से, ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर अंदर इधर को जा रही थी, वो लाइनें उतना ही चार्ज इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से जाएंगी, ये कैंसिल कर देंगी, तो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पास नहीं होती। एक जो कंडक्टर होता है उससे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस ओरिजिनेट होती है। दूसरा अब आता है हमारे पास में डाइपोल क्या है। मैं आपको बता रहा था जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों बराबर के हों और दोनों का नेचर अपोजिट हो, ऐसी कंडीशन में और सेपरेटेड बाय ए सर्टेन शॉर्ट डिस्टेंस, कोई भी छोटा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको हम डाइपोल कहते हैं। जैसे HCl, केमिस्ट्री में आपने HCl से एक डाइपोल बनता है, H2O से भी डाइपोल बन जाता है, जिन्हें पोलराइजेशन हो जाता है जिनके अंदर, तो ये सब हमारे डाइपोल बनते हैं। तो इनके अपने मूवमेंट भी होते हैं जिन्हें डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसे P वेक्टर से, डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड it is mathematically it is equal to the either charge into separation। हमने सेपरेशन यहाँ कितना लिया है बेटा, 2a लिया है। एक क्वेश्चन राइज होता है यार 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम मिड पॉइंट लेंगे इसका तो ये यहाँ से मिड पॉइंट की जो एक चार्ज से डिस्टेंस होगा वो a आएगा। अगर मैं पहले ही से a ले लेता तो वो a/2 आता, तो वो क्या हो जाता, वो फ्रिक्शन में हो जाता बेटा, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती, हमारी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसीलिए हम इस डिस्टेंस को 2a लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है 2a लें 2l लें, ये भी ले सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। अगर इसे स्केलर में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड निकाल देंगे, आपको पता ही है, दोनों के एरो हट जाएंगे, p की वैल्यू q इंटू 2a आ जाएगा। इसकी जो SI यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। क्यों, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो दोनों को कूलम मीटर बोलते हैं। एक बड़ी हम छोटी यूनिट भी यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पर, दैट इज 3.33 10⁻³ के बराबर एक डिबाई यूनिट होती है। आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, ये भी एक टेम्परेचर की भी यूनिट हो रही थी बाद में, जिसे हम लोग यूज कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे सिंपल डिबाई इज द यूनिट, एक अनदर यूनिट है कूल इसकी डाइपोल मोमेंट की। एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा डाइपोल मोमेंट के ऊपर, वो आप देख लो, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज सेपरेटेड बाय ये तो कैलकुलेशन 1 mm है। तो डाइपोल मैग्नीट्यूड बताओ, मैंने सिर्फ इसको इसलिए किया है कि ये डायरेक्शन क्या होगी ये बताने के लिए। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे, दोनों चार्ज बराबर के हैं, अब माइक्रो में है तो चेंज कर लिया, 2a को 1 mm वर्ड यूज कर रखा है तो SI में कन्वर्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू वेक्टर डेफिनेशन में क्या होगा, चार्ज स्केलर फॉर्म में q इंटू 2a, q की वैल्यू यूज कर ली 20 माइक्रोकूलम 1 mm, दोनों की वैल्यू निकाल ली, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट हुआ। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट की होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो दिस इज द मैग्नेटिक। अब हमारे पास में आता है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, तो अलग अलग सिचुएशंस में निकालनी है। अभी हमारे पास में एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डाइपोल की वजह से किस पॉइंट पर है, एक्सियल। एक्सियल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है बेटा यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। सपोज ए और बी इज ए डाइपोल, जहां पे -q वर्ड यूज किया है एंड +q चार्ज बी पोजीशन पर है। मुझे एक्सियल लाइन, एक्सियल मतलब उसी एक्सिस पर, ये वैसे इस एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है ए और बी को, इसको एक्सिस ऑफ डाइपोल भी कहते हैं, और उसी लाइन पर I have to calculate the electric field. Suppose let I consider that point is P. अब आपको पता है यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो नेगेटिव है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसको तो अंदर को होगी नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को होगी। दोनों की अलग अलग कंडीशन होगी। अब हम सबसे पहले किसकी वजह से निकाल रहे हैं, बी की वजह से। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है पी और बी के बीच में,
ये बीपी डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो हम क्या कहेंगे भाई, सिंपल सिंपल आ जाएगा, चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, बीपी का स्क्वायर। किसकी वजह से है, बी पॉइंट की वजह से, बी चार्ज की वजह से। इसको E1 मान लिया मैंने, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी ए डैश मान लो, इधर की तरफ कहीं होगा। क्यों क्यों कह रहे हैं हम, पी से बाहर की तरफ जाएगी ये E1, ये बी की वजह से हुआ। सिमिलरली, यस बेटा, सिमिलरली अब मेरे पास में E1 आ गया। अब मैं ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो ए की वजह से क्या होगा, ए चार्ज नेगेटिव है, डिस्टेंस अब की बार एपी हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस काउंट होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। आपको पता है मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना, आर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए। टोटल डिस्टेंस इस केस में बेटा बनेगा आर प्लस ए। और एक और पीबी, पीबी का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं ये बी डैश इधर की तरफ है, ठीक है। तो नेगेटिव, ये चार्ज नेगेटिव है तो ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ये E2। E2 अगर अंदर की तरफ लग रही होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, तो E1 बाहर की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और E2 राइट से लेफ्ट की तरफ है। दोनों की डायरेक्शनें हमें दे रखी हैं। एक का डिस्टेंस आर ए प्लस बी, आर प्लस ए का स्क्वायर है, दूसरे का आर ए माइनस ए स्क्वायर। ऑब्वियस है बीपी डिस्टेंस कम होगा, आर माइनस ए का स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड निकाल लिया E2 का भी, तो डायरेक्शनें हट जाएंगी, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गया। मैग्नीट्यूड अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड है बी की वजह से और ये मैग्नीट्यूड है ए की वजह से। दोनों के मैग्नीट्यूडों को चेक कर लो आप, बस डिस्टेंसों का फर्क होगा, चार्ज वही है तो सब कुछ सेम है, बट अंत क्या डायरेक्शनें अलग अलग थी। तो एक लेफ्ट से राइट जा रहा था, एक राइट से लेफ्ट को आ रहा था। E1 इज ग्रेटर देन E2, क्यों, रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर E1 का कम है भाई, R माइनस ए है, और E2 सॉरी, और जो E2 का डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी, कम, तो E2 इज लेस देन E1, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E1 माइनस E2 होगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ E2 आफ्टर सॉल्विंग। this is what, Q upon 4 pi epsilon naught, कॉमन ले लिया, जो बचा वो क्या है, इट इज 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ये दोनों, ये वैल्यूज हमारी बच गई। फर्दर सॉल्व करने पर वी गेट दिस रिजल्ट, वी गेट दिस रिजल्ट बेटा, फर्दर सॉल्व करने पर। दिस इज द कैलकुलेशन, ये यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आ गया, Q इंटू 2A को P लिख दिया इंटू 2R, दिस इज QR। डायरेक्शन क्या होगी, अब मैंने पहले ही बताया EA इज ग्रेटर देन E2, तो ऑब्वियस है EA तो लेफ्ट से राइट को जा रही थी, बाहर की तरफ की डायरेक्शन होगी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड हटा लगा लेंगे खाली, ये हमारे पास में डायरेक्शन आ गई, इसका मैग्नीट्यूड। अब एक और कंडीशन आप चेक करो, ये वैल्यू आ गई हमारी, ध्यान रखना, दिस इज 2P, this is the 2P upon R cube, that is the electric field due to a short dipole on an axial point। अब एक और चीज देखो, we are discussing about the resultant electric field and that is from P से कहाँ की तरफ जा रही थी, बाहर की तरफ, इधर की तरफ, this is the direction। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये नेगेटिव चार्ज था एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। देखा जाए तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो जब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरह ही आती है। अब दूसरा केस आता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड
अब दिस इज द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on an equatorial point. Equatorial का मतलब which is equidistant from both the charges. तो अब देखा जाए तो सपोज ए पॉइंट है, ए पर हमारे पास में चार्ज माइनस क्यू रखा है एंड बी है उस पर चार्ज प्लस क्यू रखा है। डाइपोल बना हुआ है क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन 2a आ रहा है। ठीक इनके मिड पॉइंट से कोई दैट इज we consider, suppose we consider a point P where we have to find the electric field due to this dipole. So this point P is at a distance of O from R. R की वजह से this is O. O कौन है? मिड पॉइंट है दोनों का। किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल की R डिस्टेंस की वजह से हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब आप एक चीज देखेंगे, AP भी वही होगा जो BP होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में दिस इज द ट्राइंगल है, अगर मैं देखूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दोनों में कॉमन है, बेस भी दोनों का सेम है, तो तो दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम आएंगे बेटा, सेम, जितना इधर को डिस्टेंस होगा वही होगा सेम, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक, ओके। अगर दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, देन डेफिनेटली ये तो दोनों डिस्टेंस सेम थे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट की, अब मैं यहाँ पे ड्यू टू बी पॉइंट की वजह से बता रहा हूँ, बी पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो मेरी E1 है। पहले केस में भी मैंने बी पॉइंट की वाली को E1 लिया था। ध्यान रहे ये पॉजिटिव है और आई हैव टू कंसीडर पी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो रिपल्शन हो रहा होगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। डन। बट वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी? थीटा। कीप इन माइंड ऑल्सो, क्योंकि जितना ये एंगल होगा उतना ही वो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है। सिमिलरली नाउ दिस इज चार्ज, ए पे जो चार्ज रखा है दैट इज क्या है हमारे पास में? नेगेटिव है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा बेटा? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो वैसे भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आ रही होगी, ये E2 है। अब ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द एंगल थीटा। ओके, डन। तो दोनों को अब इस वेलोसिटी के दो वेलोसिटियां आ गई, एक P से D की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास में P से C की तरफ। ध्यान रहे दोनों आ गई। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दोनों दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज E2 एंड दिस इज E1 बेटा। बट E1 is acting along PC and E2 is acting towards PD. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बिकॉज चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आई हैव से कि दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ओके। अब एक पॉइंट पर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक E1 एक E2 और रिजल्टेंट क्या हुआ? इन दोनों का रिजल्टेंट है। आपको पता है मैं इसको इधर रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ E1 साइन थीटा लग जाएगा, इधर रिजॉल्व करूंगा तो E2 साइन थीटा लग जाएगा। अब दूसरा केस मेरे पास में आ गया कि सिमिलरली E2 cos थीटा और इधर भी E2 साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मेरे पास में सिर्फ इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट बचेगा वो वैल्यू आ जाएगी E2। या तो मैं दो तरह से निकाल सकता हूं, या तो मैं इसका समेशन कर दूं E cos थीटा का, बिल्कुल ठीक है, उसे इंटीग्रेट करके निकाल लूं, या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की थ्योरम कहती है अगर एक पॉइंट पे तीन फील्ड है या तीन फोर्स लग रही हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, पहले भी बता चुका हूं लेमीज थ्योरम के अनुसार, हॉरिजॉन्टल फोर्स या हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BA। अब इधर की E1 ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है भाई? ट्राइंगल की कितना डिस्टेंस कहलाएगा? E1 इज BP, E2 इज क्या कहलाएगा? AP। अगर कोई भी दो को मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास में इन दो इक्वेशनों को मिलकर के रिजल्टेंट मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1 BA BP। BA BP, BA की वैल्यू आपके पास है 2A, यस, BA की वैल्यू मेरे पास है 2A, और जो BP है उसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं यहां पर,
ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी बेटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंगल पावर है, ये अंडर रूट है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2, राइट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 3/2 और दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पी से आर की तरफ। पी से आर की तरफ का मतलब इधर को आ रही है। और यार जो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होनी चाहिए। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू बी ए है। पी आर का मतलब बी ए के पैरेलल में है, बट दैट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी और डाइपोल की डायरेक्शन है इसमें डिफरेंट है, जबकि एक्सियल पे क्या आ रही थी वो सेम आ रही थी। नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। सपोज फिर से मैंने दो, एक कंसीडर ए डाइपोल, यहाँ पे माइनस मेरा वो क्यू रखा हुआ है एंड दिस इज प्लस क्यू। एक डाइपोल है मेरा along AB and it is having a dipole moment P along AB. Keep in mind along AB. Suppose this is the midpoint O. From this midpoint I have taken point P जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। This distance OP is R के बराबर है। कीप इन माइंड A से B की तरफ डाइपोल मूवमेंट कितना था बेटा P। तो आप एक चीज बताइए, एंगल इंक्लिनेशन कितना है ओपी का थीटा। तो इस डायरेक्शन में ए और बी की A1 B1 की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा ये बताओ। ऑब्वियस है एंगल है थीटा, तो जब हम रिजॉल्व करेंगे जिधर एंगल होता है उधर हमेशा कॉस लगता है, तो दिस विल बी द कॉस थीटा। अब आपको याद हो, अब थोड़ा सा फिर आपको पिछले टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। ये जो पी पॉइंट है इस A1 B1 के लिए तो एक्सियल पॉइंट ही तो काउंट होगा बेटा, उसी लाइन पर है। तो दिस E1 एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें याद हो तो ये हमारे पास में 2p थी और अपॉन जब हम डिस्टेंस को बहुत कम ले रहे थे ये वैल्यू r³ बनी हुई थी नीचे, ठीक है। अब यहाँ कॉस इसलिए लगा क्योंकि डाइपोल खाली p नहीं है, पहले वाले केस में p था, अब यहाँ क्या है p cos थीटा है, तो यहाँ p cos थीटा यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 B1 की वजह से। सिमिलरली अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं A2 और B2 में, A2 और B2 में, तो वेल ऑब्वियस है यार, ये जो साइन कॉस थीटा वाली लाइन है, ये हॉरिजेंटल ये वाली लाइन है, ये A2 B2 ठीक उसके 90 पर है, तो इधर के डाइपोल मूवमेंट कितना बन जाएगा P sin थीटा। कितना बन जाएगा P sin थीटा। तो P sin थीटा अब मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूंगा P sin थीटा में, तो डाइपोल मूवमेंट वही। अब इसके लिए अगर देखा जाए A to B के लिए ये इक्वेटोरियल जैसा पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इक्वेटोरियल में तो खाली P लगा था, बट यहाँ बेटा डाइपोल मूवमेंट वहां P था खाली, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा P sin थीटा। तो वही फिगर्स मैं यूज कर रहा हूं जो एक्सियल और इक्वेटोरियल में यूज किए थे, ये इक्वेटोरियल का था और ये एक्सियल का था। अब हमारे पास में ये एक्सियल वाला आ गया, ये इक्वेटोरियल वाला है। अब मैंने दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप ध्यान से सुने, ये एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ है, दूसरी इधर की तरफ है, दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या कहेंगे भाई, E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट हमारी जो मेन फील्ड आएगी। पैरेललोग्राम इसके कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी डायरेक्शन बीटा भी है। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो दोनों की वैल्यूज को यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। दिस इज P cos थीटा और दूसरा क्या बन जाएगा, ये वाली दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने पर, कीप इन माइंड सॉल्व करने पर हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, अब हमारे पास में ये रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा। दिस इज द
रिजल्टेंट, यानी कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्या कहेंगे हम इसे? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, टेन बीटा पैरेललोग्राम में देखो पी एफ और डी आर के अंदर है, ये इस बीटा के परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर साइड है पी एफ, पी आर सॉरी एफ आर, वो पी डी के बराबर है, पी डी के पैरेलल हुई, और ये वाली साइड आपको पता ही है। तो हम टेन बीटा किसके बराबर होगा, ये ध्यान से सुनो, पी आर सॉरी एफ आर, जो एफ आर और पी एफ इन दोनों को